नमस्कार, मैं सत्यजीत सिंह पुनः आपका स्वागत अपने इस यूट्यूब चैनल सत्यजीत लॉ में करता हूं। इस वीक हम लोगों ने जैसा कि डिसाइड किया था कि ट्यूसडे को हम लोगों ने एपीओ की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और एपीओ में पहले हम लोगों ने जो शुरुआत की थी वो इंडियन एविडेंस एक्ट से की थी। एक प्रोफार्मा एक प्रोफाइल हम लोगों ने ले डाउन कर लिया था जैसे हम लोग पढ़ाई करेंगे और उसी दिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि सैटरडे का दिन हम लोग फिक्स करेंगे पीसीएस जे के लिए। अपनी पीसीएस जे के टॉपिक्स को, अपने पीसीएस जे के एक्ट्स को हम लोग देखेंगे। अच्छा, मैंने जो डिजाइनिंग की है सिलेबस की वो आप लोगों को ऐसे ही की है कि साथ ही साथ आपकी हर चीज प्रिपेयर होती जाए। जैसे जो पहले जो सिलेबस हम लोगों ने देखा था, अगर हम लोग पीसीएस जे का, आप मेरी पुरानी वीडियो देख सकते हैं जिसमें पूरा सिलेबस मैंने एक्सप्लेन किया आपको। ऊपर आई लिंक में आपको आपके आई लिंक में लिंक मिल जाएगा, उसको आप बटन दबा देंगे उसको तो नीचे आपके पास में आ जाएगा। तो उसको हम लोगों ने जैसा कि पीसीएस जे का सिलेबस देखा था अपना, जो हम लोगों ने प्री को, अगर हम लोग प्री और मेंस में जो कॉमन एक्ट्स थे उनको अगर टारगेट करके अभी चलें कि हमारी एपीओ की भी पढ़ाई होती रहे साथ ही साथ पीसीएस जे की, क्योंकि वही एक्ट्स अभी हम लोग लेके इनिशियली चलेंगे। बाद में फिर उसके बाद जब एक्सपेंशन होगा, ये एक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग नेक्स्ट एक्ट्स पे बढ़ देंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा था, जो यूपी पीसीएस जे का सिलेबस है प्री का, उसमें आईपीसी है, उसमें सीआरपीसी है, उसमें इंडियन एविडेंस एक्ट है, उसके बाद साथ ही साथ सिविल प्रोसीजर कोड है और सिविल प्रोसीजर कोड के बाद में टीपीए है, टीपीए के बाद कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ में ये कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये जो एक्ट्स हैं, ये 7 एक्ट्स ऐसे हैं, टोटल 10 हैं। ये 7 एक्ट्स ऐसे हैं जो आपके प्री और मेंस दोनों में आएंगे। ये प्री का है लेकिन यही 7 एक्ट मेंस में भी है। अब यहां पे देखिए, अगर एपीओ के सिलेबस को भी आप कंपेयर कर लीजिए तो एपीओ में आपको ये जो पहले 3 एक्ट हैं ये तीनों मिल जाएंगे। आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस। मेरी पिछली वीडियो जो एपीओ की पढ़ाई की शुरुआत की मैंने बनाई है वो आप लोगों ने देख ली होगी, तो इस चीज को आप समझ जाएंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया है, जो पढ़ने का हमारा तरीका रहेगा, जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, वो हम लोगों ने शुरुआत कर दिया है एविडेंस से। तो एविडेंस हमारा एपीओ में भी काम आएगा, एपीओ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था पूरा एक मेंस में पेपर ही एविडेंस एक्ट पर है। दूसरा जो हम लोगों ने पीसीएस जे, अब जैसे एविडेंस एक्ट, ये दोनों आपका पीसीएस जे के लिए और एपीओ के लिए कॉमन हो गया, ये हम लोगों ने शुरू कर दिया। अब पीसीएस जे के लिए हम लोग थोड़ा सा एक टॉपिक और लेकर के चलेंगे, टीपीए। टीपीए इसलिए लेकर के चलेंगे क्योंकि मैंने जो आप लोगों को इंडेक्सिंग करवाई है, तो एविडेंस एक्ट की इंडेक्सिंग करवा दी है आपको, टीपीए की करवा दी है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की इंडेक्सिंग करवा दी है, कुछ माइनर एक्ट्स की भी करवा दी है आप लोगों को इंडेक्सिंग, जैसे ट्रस्ट एक्ट की करवा दी है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की करवा दी है। वो इंडेक्सिंग आप देख लीजिएगा, मैं ऊपर बटन में लगवा दूंगा, वो लिंक में लगवा दूंगा, आप उसको क्लिक कर दीजिए, बाद में उसको देख सकते हैं आप। तो अभी क्या है, हम लोगों ने एविडेंस एक्ट शुरू कर दिया, दोनों पर्पस हमारा सर्व करेगा। आज हम लोग जो पीसीएस जे की अपनी प्रिपरेशन है वो एक और एक्ट से करते हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब हमारा खत्म हो जाएगा, हम लोग सीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देख लेंगे, फिर कॉन्स्टिट्यूशन देख लेंगे और उधर जो हम लोगों का एपीओ की भी प्रिपरेशन है वो भी और उधर हमारी एपीओ की भी प्रिपरेशन चलती रहे, उसके लिए पहले हम लोग एविडेंस एक्ट हम लोगों ने शुरू कर दिया है। एविडेंस एक्ट के बाद हम लोग सीआरपीसी शुरू कर देंगे, या एविडेंस एक्ट के बाद आप लोग कहेंगे पहले आईपीसी शुरू कर देंगे, कोई भी एक पहले शुरू कर देंगे, वो एपीओ में भी काम आएगा और पीसीएस जे में भी काम आ जाएगा। तो हम लोग पीसीएस जे की जो सैटरडे की क्लासेस अब हम लोगों की रहा करेंगी, वो हम लोगों के पीसीएस जे के लिए रहेंगी, यूपी के पीसीएस जे के लिए और अन्य पीसीएस जे के लिए, जहां जहां पे ये एक्ट्स कॉमन है। और ये मैंने आप लोगों को सब जगह का सिलेबस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एमपी में भी अगर आप जा रहे हैं, ये कॉमन आपको सिलेबस मिलेगा। उत्तराखंड भी अगर आप जा रहे हैं देने, यही कॉमन सिलेबस आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसी पैटर्न पे ही हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। स्लोली स्लोली एक एक करके एक्ट हम लोगों का कंप्लीट होता चला जाएगा। तो यहां से हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप ये देखिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट।
कोई भी एक्ट जब आप शुरू करते हैं तो उस एक्ट को सबसे पहले समझना जरूरी होता है। 1882 का एक्ट है, बेसिक फैक्ट्स आप लोग देख लीजिएगा। अब ये फरवरी 1882 में लागू हुआ था। तो अब कोई भी एक्ट आप अगर पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी हेडिंग को ही हमको देखना है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली है क्या। संपत्ति का अंतरण अधिनियम ये है क्या, ये बताना क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ बंडल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है, राइट्स और ड्यूटीज का ही कॉन्सेप्ट है। दो पक्षकार हैं, कैसे कैसे चीजें होती हैं वो हम लोग देखते हैं। तो अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आप देखेंगे तो जो चैप्टर 2 है वहां पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड है। लेकिन अगर आप एक चीज गौर करेंगे, ट्रांसफर अंतरण की परिभाषा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में नहीं दी गई है। ये ट्रांसफर इज नॉट डिफाइंड इन टीपीए। इसी तरीके से आप ये भी देखेंगे कि प्रॉपर्टी इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड इन टीपीए। प्रॉपर्टी की भी डेफिनेशन टीपीए में नहीं दी गई है, नॉट डिफाइंड। तो ना ट्रांसफर डिफाइंड है ना प्रॉपर्टी डिफाइंड है। लेकिन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एज अ होल ये सेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का अंतरण होता क्या है। तो ये चीज समझने के बाद में अब एक चीज और यहां पे बहुत गौर करने वाली है, वो ये है कि ट्रांसफर डिफाइंड नहीं है, लेकिन यही एक्ट मोड्स ऑफ ट्रांसफर इसको एक्सेप्ट कर रहा है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर अंतरण के तरीकों को एक्सेप्ट कर रहा है। साथ ही साथ ये एक्ट हालांकि प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है, परंतु प्रॉपर्टी के काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी ये एडमिट कर रहा है। मोड्स ऑफ ट्रांसफर ये एक्ट एडमिट कर रहा है। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, कितने प्रकार की प्रॉपर्टी होंगी, क्या काइंड्स होंगे, वो भी एडमिट कर रहा है। अब ये बात हम लोग कैसे कह रहे हैं, किस तरीके से हम लोग ये बात लेकर के आए हैं, इसको समझिए। देखिए, जो इस एक्ट का शुरुआती जो प्रियम्बल है, जब एक्ट आप हेडिंग पढ़ेंगे इंडेक्स करने के बाद, मैंने आपसे कहा था एक बार प्रियम्बल जरूर देखिएगा। तो प्रियम्बल उसमें आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि दिस एक्ट डील्स विद किस प्रकार के अंतरण से संबंधित है, बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज। जो पार्टीज हैं उनके कृत्य से, उनके कार्य से, ये एक्ट ऑफ पार्टीज से के मोड को एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब यहां पे हमको ये चीज लेकर के आनी है कि मोड अगर एक्सेप्ट एक्ट ऑफ पार्टीज कर रहा है तो फिर दूसरा मोड कौन सा है। तो इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा जो मोड है, एक्सेप्टेड मोड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का, जो जिसके थ्रू संपत्ति का अंतरण हो सकता है, वो है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू भी हो सकता है ट्रांसफर ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू हो सकता है, या फिर एक्ट ऑफ पार्टीज के कृत्य के द्वारा, या फिर विधि के द्वारा। ठीक है, दो तरीके से हो सकता है। अब विधि के द्वारा जो ट्रांसफर है वो किन किन चीजों में लागू होता है, सक्सेशन हो गया, विल हो गया। कोर्ट के थ्रू अगर कोई ट्रांसफर हो रहा है, कोर्ट की डिग्री के अंतर्गत ट्रांसफर हो रहा है, तो इन सब ट्रांसफर्स को ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ कहा जाता है। और ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज टीपीए एडमिट कर रहा है। ये आपको एक तो आपके प्रियम्बल में मिलेगा कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। दूसरा आप देखेंगे चैप्टर 2 की जो हेडिंग है वो भी यही दी हुई है कि ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज। तो पूरा जो ये एक्ट है वो केवल और केवल एक्ट ऑफ पार्टीज के ट्रांसफर पे ही लागू हो रहा है। लेकिन इसी का एक एक्सेप्शन यहां पर दिया हुआ है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। अगर आप सेक्शन 52 देखेंगे तो सेक्शन 52 जो ऑपरेट हो रहा है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस भी बोल रहे हैं, ये एक्ट होता है ऑन एक्ट ऑफ पार्टीज और बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। यही एक एक्सेप्शन है टीपीए में, जहां पर कि ये सेक्शन 52
एक्ट ऑफ पार्टीज को भी इंक्लूड कर रहा है, साथ ही साथ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ये दोनों पे लागू हो रहा है। बाकी पूरा एक्ट पूरी तरीके से ट्रांसफर थ्रू एक्ट ऑफ पार्टीज ही डील होगा। अब ये हमने समझा पहले ट्रांसफर को। अब देखिए, आइए समझते हैं हम लोग प्रॉपर्टी के काइंड्स कहां पे एडमिटेड हैं। तो अगर आप देखेंगे चैप्टर 2 की जो मेन हेडिंग है ट्रांसफर बाय एक्ट ऑफ पार्टीज, उसके बाद ए क्लॉज करके एक सब हेडिंग दी हुई है। तो वहां पे आप देखिए, आपको मिलेगा जो हम लोगों ने जिस तरीके से शुरुआत में जो एक इसका ड्रॉ किया था इंडेक्सिंग, उसमें मैंने आपको बताया था कि वहां पे ये मिलेगा कि चैप्टर 2 में सेक्शन 5 to 37 ये बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, चल और अचल दोनों संपत्तियों पर ये लागू होता है। ज्यादातर सेक्शंस टीपीए के अचल संपत्तियों पर ही लागू होते हैं। ये सेक्शन 5 to 37 ये मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे केवल लागू होता है। और उसके बाद सेक्शन 38 to 53A ये लागू होता है ओनली टू इमूवेबल प्रॉपर्टीज, केवल अचल संपत्ति पर लागू होता है। ये आप जब अपना एक्ट देखेंगे या जो मैंने इंडेक्स आपको ड्रॉ कराया था वो इंडेक्स आप देख लीजिएगा, तो उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था। मैं पुनः अगर उसका एक्सप्लेनेशन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, वहां से आप इसको लिंक कर सकते हैं टीपीए को। एक बार वो इंडेक्स देखने के बाद ही जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें समझ में आएगी। तो अब यहां पे जैसे ही हमने देख लिया कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ये पोजीशन है, मोड्स ऑफ ट्रांसफर, काइंड्स ऑफ ट्रांसफर एडमिटेड है बाय एक्ट ऑफ पार्टीज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और प्रॉपर्टी डिफाइंड नहीं है, लेकिन काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी एडमिटेड है, मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब यहां से अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो सेक्शन 5 डिफाइन करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। हम लोगों के पास कोई भी, हम लोग जब एक्ट पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो उस एक्ट को पढ़ने के कुछ से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये संपत्ति का अंतरण है क्या। पहला क्वेश्चन तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि भाई संपत्ति का अंतरण है क्या, व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। तो आप देखिए, जो चैप्टर 2 के सेक्शन 5 to 9 है वो 5 तरीके के क्वेश्चंस अपने आप में आपके सामने दे रहे हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस के आंसर आप नोट डाउन कर लेंगे तो वो आपका एक तरीके से इनिशियल जो एक्ट की स्टार्टिंग है वो आपको पूरी समझ में आ जाएगी। तो यहां पे देखिए, सेक्शन 5 ये बताता है कि व्हाट इज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब जहां पर बात हो गई कि भाई पता चल गया हमको कि संपत्ति का अंतरण है क्या, तो अब अगला प्रश्न हमारे मन में जो उठेगा वो यही उठेगा कि क्या अंतरण किया जा सकता है, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड, व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। अब यहां पे सेक्शन 6 हमारे इस सवाल का जवाब देगा। तो सेक्शन 6 में आप देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ ऑल काइंड्स में बी ट्रांसफर्ड, सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण हो सकता है, और एक्सेप्ट, और उसके बाद आपको एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। तो वो सारे एक्सेप्शंस आप देख लेंगे। वो प्रॉपर्टीज का अभी जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, तो उनको भी पॉइंट वाइज डिस्कस कर लेंगे। तो उन संपत्तियों को छोड़ के बाकी सभी संपत्तियों का अंतरण हो सकता है। जो इस सवाल का हमारे अगले सवाल का जवाब मिल गया। पहला सवाल हमारा था क्या होता है, वो पता चला, तो किस चीज का अंतरण हो सकता है। अब जो अगला सवाल हमारे मन में आएगा वो है कि कौन कर सकता है, हु कैन ट्रांसफर, हु कैन ट्रांसफर, अंतरण कौन कर सकता है। तो उसके लिए इसका जवाब हमें अपने सेक्शन 7 से मिल जाएगा। सेक्शन 7 बताएगा कि कौन से पर्सन्स हैं, कौन से कॉम्पिटेंट पर्सन्स हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं, कौन पर्सन्स हैं कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर, अंतरण करने में सक्षम कौन कौन से व्यक्ति हैं। सेक्शन 7 हमको इस चीज के बारे में बताएगा। तो अब यहां पे जब हमने देखा तो
3 प्रश्न हमने अपने के आंसर हम लोगों ने ले लिए। अगला हम लोगों को जो पता चलेगा वो प्रश्न ये चलेगा कि ये जो ऑपरेशन है उसका मोड क्या होगा, प्रभाव किस तरीके से वो ऑपरेट होगा। मोड ऑफ ऑपरेशन, मोड ऑफ ऑपरेशन अगला हमारा प्रश्न यही होगा, और ये हमको पता चलेगा सेक्शन 8 से। तो सेक्शन 8 हमको बताएगा कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में ट्रांसफर हो क्या रहा है, अंतरण किस चीज का हो रहा है। क्योंकि नॉर्मली सबसे जब बच्चों से प्रश्न कीजिए तो यही बताते हैं प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, जबकि ऐसा नहीं है, प्रॉपर्टी इज नॉट ट्रांसफर्ड। आप सेक्शन 8 में जब मोड में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंटरेस्ट ओवर द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एज पर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम में जो हित है, संपत्ति के ऊपर जो हित है, वो हित का अंतरण होता है, वही सेक्शन 8 बात करेगा, मोड ऑफ ट्रांसफर की बात करेगा। अब अगला अगर हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का होगा, उसका वो ट्रांसफर रिटन होगा या ओरल होगा, मौखिक अंतरण हो सकता है या लिखित ही होगा। तो आप ये देखिए अगला प्रश्न आपका इसी पर बेस्ड है, और सेक्शन 9 इसका आंसर आपको देगा कि ओरल ट्रांसफर। तो उसमें यही कह दिया कि जहां पे दिया गया है वहां पे आप लिखित करेंगे, और जहां पे नहीं दिया गया है वहां पे आप ओरल भी कर सकते हैं। अब देखिए इन्हीं 5 प्रश्नों से हमारे बहुत सारे आंसर्स और बहुत सारा हम लोगों के पूरे एक्ट का जो पार्ट है वो हम लोग यहीं से डिस्कस कर लेंगे। ये एक्ट ऑलमोस्ट काफी पोर्शंस कवर हो जाएंगे, काफी क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशंस में आते हैं वो हम लोगों के केवल इन 5 सवालों से, ये 5 सवालों के जवाब हम लोग खोज लेंगे, हमको अपने आप काफी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और इसी के साथ हम कई सारे सेक्शंस को भी कनेक्ट कर सकते हैं आपस में कि कहां कहां पे कौन से सेक्शंस रेलिवेंट है। तो इस यहाँ पे अब देखिए अगर ओरल ट्रांसफर की बात हो रही हो तो यहाँ पे हम लोग सेक्शन 4 के साथ में देखेंगे, क्योंकि सेक्शन 4 बता रहा है कि जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है वो भी एप्लीकेबल होगा कुछ सेक्शंस पे टीपीए के साथ ही साथ। जो टीपीए के चूंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट, उसका उद्गम कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू है, इज अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली, तो इसलिए सेक्शन 4 का जो पैरा 1 है वो इसी की बात कर रहा है कि इसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ में ही पढ़ा जाएगा। तो अब ये हम लोगों ने एक बेस, एक अपना फाउंडेशन ले डाउन कर दिया है। अब एक प्रश्न हमारा और है जो है कि नॉन एप्लीकेबिलिटी एंड एप्लीकेबिलिटी, दोनों चीज देख लीजिए कहां कहां पर ये एक्ट लागू होगा और कहां पे ये एक्ट लागू नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ सेक्शंस को, सेक्शन 2 को, सेक्शन 129 को, इन सारे सेक्शंस को हम लोग रेफर करेंगे, क्योंकि जनरली एक क्वेश्चन जो रेगुलर पूछा जाता है, मुस्लिम एक्ट और टीपीए में अगर किसी प्रकार की भिन्नता हो तो कौन माना जाएगा, तो ऐसे में कौन सुपरसीड करेगा। तो ऐसे में ये प्रश्न हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोगों को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। बेयर एक्ट को नेक्स्ट टाइम जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप एक बार इतने क्वेश्चंस को, ये सेक्शन 2 में है, इसको एक बार आप सेक्शन 1 में है, इन इतने सेक्शंस को आप नेक्स्ट टाइम हमारे साथ में, ये सेक्शन 9 के साथ में सेक्शन 4 को देखना है। इतने सेक्शंस आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी यहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे इन्हीं सवालों से, और इन्हीं सवालों से पूरे एक्ट को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि पूरा एक्ट यहीं से हमारा कनेक्टिविटी देता भी है। इन प्रश्नों का उत्तर जान जाएंगे, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को आप समझ जाएंगे, उसके बाद वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को समझने के बाद में कौन कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्या अंतरित होगा, इसको समझने के बाद में जो अगला प्रश्न होगा वो ये होगा कि क्या क्या जरूरी चीजें हैं ट्रांसफर के लिए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए क्या क्या एसेंशियल्स हैं, वो हम लोगों का सेकंड पार्ट होगा, जो सेक्शन 10 से लगा के सेक्शन 29-30 तक हमारा कवर हो जाएगा। तो ये 2 पार्ट में हम लोग इस पूरे
चैप्टर को डिवाइड करके चल रहे हैं। चलिए, मैंने आप लोगों से एक रिक्वेस्ट की थी, जब भी आप मेरी क्लास को या मेरा वीडियो देखिए, एक बार बेयर एक्ट जरूर लेकर के बैठा करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्हीं प्रश्नों के साथ में फिर से स्टार्ट करेंगे अपना ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जल्द ही हम लोग की नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।